जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने परिवार चेकमेट यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी पॉलिटी की क्लास 4 है, जिसमें हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी। दोनों इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप सबको पता होगा कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इन दोनों चैप्टर को एक साथ कवर करेंगे इस वीडियोज़ में। ठीक है, तो वीडियोज़ में बने रहना और लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। रिलेट करते हुए चलूँगा मैं हर चीज़ को। ठीक है, जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं फंडामेंटल राइट, उसकी भी कुछ चीज़ें रिलेट होगी यहाँ पर। पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, प्रीएम्बल पढ़ाया था, उसकी भी कुछ चीज़ें रिलेट होगी। ठीक है, तो सब लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी आपको पता होगा कि जो डीपीएस का पूरा नाम होता है उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपसे डीपीएसपी के पूरा नाम फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको सबको बोलना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब चलते हैं हम मेन उस पर, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, मेंशन है इंपॉर्टेंट चीज़ें, फैक्ट पढ़ेंगे हम जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, वन लाइनर की फॉर्म में। ठीक है, जो डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जाती वो हम कवर करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट होगा आपका कॉन्सेप्ट वही कवर करेंगे। ठीक है, वैसे पढ़ने के लिए डीपीएसपी बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम यूपीएससी लेवल तक का नहीं पढ़ना, हमको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं आपके वनडे एग्ज़ाम, इसके लिए पढ़ना है। तो यहाँ आपको पता है कि पार्ट 4 में है डीपीएसपी जो है आपका दिया हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या डीपीएसपी पूरा नाम है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर पहले पूछा जाता है आपसे कि ये किस पार्ट में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो पार्ट 4 में इसका जिक्र किया गया है। किस में? पार्ट 4 में इसका जिक्र किया। पार्ट 3 में क्या पढ़ा था हमने कल, अगर आपको पता होगा, एफआर फंडामेंटल राइट, और पार्ट 2 में सिटीजनशिप पढ़ा था, और पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, आपका यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी पढ़ा था। ठीक है, क्लियर हो? अब बात करते हैं कि जो आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कौन से आर्टिकल से शुरू होता है और एंड कहाँ पर होता है, तो आप सबको पता होगा। ठीक है, 12 से 35 तो आपका एफआर होता है, 12 से 35 तो आपका एफआर होता है, फंडामेंटल राइट, जिसको जो हमने कल पढ़ा था। लेकिन 36 से 51 तक आपका क्या होता है, डीपीएसपी। और डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 36 से शुरू होता है और 51 तक। ठीक है, और ये जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जो है, ये वाला जो प्रावधान है, जब हमने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो मैंने उसमें एक चीज़ बताई थी कि जो आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। कहाँ से लिया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको आयरलैंड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आयरलैंड बोला जाता है। ठीक है, वहाँ के संविधान से हमने ये अपने उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। क्लियर हुआ सबको? बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर स्टेट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशली इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेसी से ग्रोथ इंक्रीज करना, सोशली सामाजिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, और डेमोक्रेसी रूप। ठीक है, तो मतलब मेन जो उद्देश्य है इसका वो है वेलफेयर ऑफ स्टेट। ठीक है, या वेलफेयर ऑफ द पीपल बोल सकते हो आप, लोगों का विकास करने के लिए। ठीक है, नेचर अगर देखा जाए, जो बहुत सा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अभी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था उसमें भी पूछा था कि डीपीएसपी आपका किस तरीके का नेचर है। डीपीएसपी आपका जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मीनिंग होता है कि इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट है तो आप उसमें संशोधित कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, वो कैसा है, जस्टिसेबल है। लेकिन आपका जो जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आपका क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। तो आपसे अगर डीपीएसपी का नेचर पूछा जाए तो आप सबको टिक करके आना है, नॉन जस्टिसेबल नेचर है। ठीक है, और नॉन जस्टिसेबल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जिसमें अमेंड नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? प्रोवाइड अ सोशल, इकोनॉमिक एंड जस्टिस। ठीक है, तो ये आपका नेचर ध्यान रखना है, और वेलफेयर ऑफ द स्टेट आपका ये डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है। क्लियर हो? आर्टिकल 36 से शुरू होता है 51 तक। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है,
क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपका जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है, सेकंड आपका गांधीयन प्रिंसिपल और थर्ड आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो ये अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, मतलब डीपीएसपी को कितने क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, तो आपका सबका आंसर होगा कि 3। पूछेगा कौन कौन सा, तो पहला आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल, देन सेकंड आपका गांधीयन प्रिंसिपल और थर्ड आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इट्स ओके, सबको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल। कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल जो 36 से और 51 तक जो शुरू होता है आपका डीपीएसपी, उनमें कौन से आर्टिकल आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर आते हैं, कौन कौन से आपके गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आते हैं और कौन कौन से आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी। तो 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत जो है वो कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल नंबर 38, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 39 और 39A ये आपका, और दूसरा आपका 41, 42, 43 और 43A और 47, ये सारे आर्टिकल आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल डीपीएसपी का ही एक सब पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी एनडीए असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि गांधीयन प्रिंसिपल, 4 ऑप्शन दे रखे थे कि इन विच आर्टिकल अंडर द गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल है। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 40, ठीक है, 43 हो गया और 43B हो गया आपका, और 46 हो गया और 47 एंड 48, ये सारे आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की। ठीक है, अब लिबरल जो इंटेलेक्चुअल है आपका, इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आर्टिकल नंबर 44, और अगर पता होगा, ठीक है, अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 44। अभी सारे आर्टिकल पढ़ेंगे हम, ठीक है, बस अभी मोटा मोटा ये ध्यान रखना कि कौन सा आर्टिकल किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ। 45 हो गया, 48 हो गया, 48A हो गया, 49 हो गया, 50 हो गया और 51 हो गया, ये आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका 3 क्लासिफिकेशन में बांटा गया था डीपीएसपी को। सबको क्लियर हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। अब आपका डीपीएसपी अंडर प्रेम्बल, ये भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वो भी हम देखेंगे। प्रेम्बल को बोला गया कि द प्रेम्बल इज नोन एज इंसाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। एक माइंडसेट है, प्रेम्बल एक माइंडसेट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि जो प्रेम्बल है आपका, क्या, द प्रेम्बल इज नोन एज इंसाइट टू इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क्स एंड माइंडसेट। ठीक है, अगला बात करते हैं पॉइंट की, इट आउटलाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन गोल्स एंड एस्पायरेशन। ठीक, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। बात करता है मैनी स्कॉलर, बहुत सारे जो स्कॉलर्स जो होते हैं, ठीक है, उनका मानना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है। अगर अपने संविधान का देखा जाए तो डीपीएसपी एक मेन कोर है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जैसे अपना प्रेम्बल है एक मेन कॉन्स्टिट्यूशन का एक माइंडसेट है, उसी तरीके से आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आपका एक मेन कोर है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट, डीपीएसपी ऑफर्स गाइडलाइन द स्टेट। डीपीएसपी है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, मतलब ये आपके वो देती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मतलब क्या कहने का मतलब है कि ये आपके ऑर्डर देती है, जैसे स्टेट हो गया, ठीक है, स्टेट रिफ्लेक्टिंग प्रेम्बल ओवर रीचिंग एम्स। ठीक है, ऑर्डर देती है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसा होना चाहिए, रूल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। द concept of social, economic and political justice, ठीक है, pursued through the DPSP। ठीक, DPSP align the preamble ideal justice। जो DPSP है उसमें अलाइन में दिया हुआ कि preamble is the ideal of justice, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी। अगर आप सबको पता होगा, ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, पिछली वीडियो जब मैंने एफआर पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि 3 वर्ड है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होकर बोरो किया है, तो ये आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको फ्रांस बोला जाता है, वहाँ से हमने इसको बोरो किया है और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ठीक है, और इसका जिक्र आपका प्रीएम्बल में भी किया गया है। सबको क्लियर हुआ।
डीपीएसपी अगर देखा जाए तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट, मैंने आपको मीनिंग समझाया था, डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव ही है वेलफेयर ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, आर्टिकल 36 से शुरू होता है और 51 तक, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया, पहला आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल, देन अगला आपका गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल तीनों मैंने बता दिया कि कौन कौन सा आर्टिकल किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं, सबको क्लियर हो गया होगा आई होप यहाँ तक। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर पढ़ेंगे अब अलग अलग पढ़ेंगे हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल, उसके बाद हम गांधीयन प्रिंसिपल, देन आफ्टर उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में सबसे पहले पढ़ेंगे आपका आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 में क्या दिया गया है, फिर आर्टिकल 39 पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उस रिलेट करेंगे इनिशिएटिव के बारे में, ठीक। आर्टिकल 38 की अगर बात करी जाए, आर्टिकल 38 to promote the welfare of the people by securing social order, promote justice, social, economic or politically, to minimize inequality, income, status, facility and अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 38 है इसके अंतर्गत दिया गया है कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट ऑफ पीपलों को वेलफेयर ऑफ द स्टेट प्रमोट करना, किस तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए, प्रमोट सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, ठीक है, मिनिमाइज इनइक्वलिटी, इनकम हो गया, स्टेटस हो गया, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 38 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। रिलेटिव इनिशिएटिव की बात करी तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, पीडीएस, ठीक है, पूरा शॉर्ट फॉर्म है इसका पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये आपका आर्टिकल 38 में यही बोला है कि वेलफेयर ऑफ टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए रिलेटेड इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के रिलेटेड है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, जैसे लोगों को घर दिए जा रहे हैं, तो ये आपका ये आर्टिकल 38 के अंतर्गत बोला गया। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39, टू सिक्योर राइट टू एडिक्वेट मीन्स लिवलीहुड ऑल सिटीजन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल रिसोर्स कम्युनिटी एंड कॉमन गुड्स, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मैन एंड वोमेन, ठीक है। कहने का मतलब आर्टिकल 39 में दिया गया है अगर कोई मैन और वोमेन सेम प्लेस पर अगर काम करते हैं, ठीक है, तो उनको इक्वल पे देना चाहिए, जितना मैन को मिलेगा उतना ही वुमेन को मिलना चाहिए। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर मैन और वुमेन है तो दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए ना उसको कम, जितना गवर्नमेंट में आपका पे स्केल है उतना ही मिलना चाहिए। अगर 10,000 है तो आपका 10,000 ही दोनों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 39 के अंतर्गत बोला गया। जैसे आपका देखेंगे यहाँ पर इनिशिएटिव की बात करते हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट लॉ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड हो गया, डेवलपमेंट स्कीम, मिनिमम एज एक्ट हो गए 1948, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 में आया था, आजीविका हो गया, रूरल लिवलीहुड मिशन प्रमोशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, SHGS हो गया, ये आपका SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल 39 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चाइल्ड अगेंस्ट द फोर्सेबल अब्यूज, अपॉर्चुनिटी, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक, ये पॉइंट भी आपका आर्टिकल 39 के अंतर्गत दिया है। तो ये आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंडर आता है। अगला पॉइंट देखेंगे आप, अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 39, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 39A, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड एंड द पुअर। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको ये लाइन लिख के दे देगा कि इन विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में दिया गया है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, फ्री इलीगल एड और टू पुअर, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 39(1) में ये आपका डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इनिशिएटिव की बात करते हैं तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हो गया, प्रो बोनो लीगल सर्विस ऑफ नया मित्र स्कीम हो गया, ये आपका किस में दिया गया है, आर्टिकल 39 का इनिशिएटिव है, क्लियर हुआ। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर 41 में है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ठीक है। ये आपका आर्टिकल नंबर 41 में दिया गया है।
ठीक है। अगर इसकी इनिशिएटिव की बात करी जाए, इनिशिएटिव देखेंगे तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम अन्नपूर्णा मनरेगा एक्ट 2005 हो गया, दूसरा पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 1995 हो गया, मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 हो गया। ये इस आर्टिकल के इनिशिएटिव है। अगर इस जो आर्टिकल आपका यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, टू सिक्योर द राइट वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस केसेज अनएम्प्लॉयमेंट एज सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ये इसके इनिशिएटिव है। ठीक है, तो आप इसके इनिशिएटिव भी याद रखना और जो आर्टिकल 41 के अंतर्गत पॉइंट दिया गया है उसको भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है आपके स्क्रीन पर है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 42 में क्या दिया गया? आर्टिकल नंबर 42 के अंडर दिया है टू मेक प्रोविज़न फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन वर्क एंड मैटरनिटी लीव। ये आर्टिकल 42 के अंतर्गत दिया है। ठीक है, इसमें इनिशिएटिव की बात करते हो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था आपका 2017 में, ये इसका इनिशिएटिव है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 43 में क्या दिया गया है? टू सिक्योर द लिविंग वेजेस डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर के लिए। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 43 के अंडर डिस्क्राइब किया गया है। जैसे 4 लेबर कोड्स, कोड ऑफ वेजेस, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, और 2008 में अगर सबको पता होगा कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 आया था, ये भी आर्टिकल 43 का इनिशिएटिव है। ठीक, बात करते हैं 43A की। 43A में क्या दिया गया है? टू टेक्स स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। 43A जो आर्टिकल है उसमें दिया गया है कि आप जो एक वर्कर्स जो है किसी भी इंडस्ट्री या मैनेजमेंट में काम कर सकता है, उसे अधिकार है। तो ये आर्टिकल 43 के अंतर्गत दिया गया है। जैसे इनिशिएटिव में देखें तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1920, अप्रेंटिस एक्ट 1961 आया। तो ये 2 इनिशिएटिव आप याद रखना। कौन कौन से? पहला आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, दूसरा अप्रेंटिस एक्ट 1961 जो है, ये 2 इनिशिएटिव है आर्टिकल 43A में। और 43A में क्या दिया गया है? टू टेक्स स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर टू मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये आर्टिकल 43 क्लॉज ए में दिया गया है। बात करते हैं 47 की। 47 आर्टिकल नंबर 47, टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग पीपल इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। मतलब लोगों का हेल्थ और न्यूट्रिशन का इम्प्रूव के बारे में दिया गया है, पब्लिक हेल्थ के में, कि लोगों को अच्छी न्यूट्रिशन डाइट, स्टैंडर्ड लिविंग पीपल, ये आपका 47 में दिया गया है। इसका अगर इनिशिएटिव की बात करी जाए तो पोषण अभियान हो गया, दूसरा वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया। ठीक है, ये आपके 2 इनिशिएटिव। पहला पोषण अभियान, पूछ सकता है कि जो आपका पोषण अभियान है, ये इनिशिएटिव है, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की किस आर्टिकल के रिलेटेड है, किस आर्टिकल का इनिशिएटिव है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, लिंक करना है एक दूसरे से। 47 में क्या बोला गया कि पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड होना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छे होने चाहिए जिससे इम्प्रूव हो पब्लिक की हेल्थ। देन इसका इनिशिएटिव 2 है, इसके लिए 2 इनिशिएटिव है अपना गवर्नमेंट ने निकाले। कौन कौन से? पोषण अभियान, सेकंड चलाया गया वन नेशन वन राशन कार्ड। ये 2 इनिशिएटिव चलाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके स्क्रीन पर है। अब आता है सेकंड प्रिंसिपल। मैंने कहा था कि 3 आपको डीपीएसपी में 3 उसमें क्लासिफिकेशन में बांटा गया। पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल, उसके अंडर जितने भी आर्टिकल आते थे वो हमने कवर कर दिए। सेकंड हम पढ़ेंगे गांधीयन प्रिंसिपल। अब गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक एक करके। पहला आर्टिकल नंबर 40, गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर पहला आर्टिकल नंबर 40 में क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो विद देम द नेसेसरी पावर अथॉरिटी एनेबल देम फंक्शन यूनिट सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो विलेज पंचायत, ठीक है, सबसे पहले विलेज पंचायत का जिक्र जो है आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत किया गया है। किसके? आर्टिकल नंबर 40। क्वेश्चन आता है, लोग 243O करके आते हैं, लेकिन नहीं, अगर सबसे पहले पूछा जाए कि सबसे पहले जो है वो पंचायत राज जो है उसका जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, तो डीपीएसपी में सबसे पहले उसका जिक्र किया। और डीपीएसपी पे की गांधीयन प्रिंसिपल का एक पार्ट है आर्टिकल नंबर 40, उसके अंडर दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना आर्टिकल नंबर 243O से Z तक।
सबसे पहले 40 में दिया गया था। क्लियर हुआ। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43 की। आर्टिकल नंबर 43 में है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल कोऑपरेटिव बेसिस रूरल एरियाज। ये इसका जिक्र आपका आर्टिकल नंबर 43 में है। ठीक है, अगर इसका इनिशिएटिव की बात कर दें तो इनिशिएटिव है, पहला इनिशिएटिव है मिनिमम वेजेस एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट 1948 में। सेकंड पेमेंट वेजेस एक्ट आया था 1936 में। ठीक है, दूसरा और जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में आया था, इसको 2017 में अमेंड करके पेमेंट ऑफ वेजेस चेक और डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, ठीक है, अमेंड कर दिया था। क्लियर हुआ सबको। अगला आर्टिकल नंबर 43 बी में 43 क्लॉज बी में दिया गया है टू प्रमोट वॉलेंटरी इंफॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये इसका जो जिक्र है ये आर्टिकल 43 के अंतर्गत है। अगर इस आर्टिकल 43 बी में जो आपका दिया गया है इसका इनिशिएटिव की बात करें कि इसके लिए कौन सा इनिशिएटिव चलाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, पहला मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया चलाया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। सेकेंड था आपका युवा शक्कर कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस सपोर्ट, जो कि आपका 2019 में चलाया गया था। ठीक है, तो दो इनिशिएटिव सरकार की तरफ से चलाए गए थे। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं और आर्टिकल देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर आने वाले। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल में मेन जो है आपके ये दो ही थे। अगला आता आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ये आपका तीसरा क्लासिफिकेशन था डीपीएसपी का। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया था, मैंने आपको बताया आयरलैंड से, जिसको आयरिश भी बोला जाता है। कहाँ से, आर्टिकल 36 से शुरू होता है 51 तक। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्लियर हुआ। नेचर कैसा है इसका, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेचर इसका नॉन जस्टिसेबल है। दैट मीन्स नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है कि इसमें कोई अमेंड नहीं होगा। ठीक है, जैसे है वैसे की वैसे ही रहेगा। क्लियर हुआ। आर्टिकल नंबर 44 अभी हाल ही में पिछली साल उत्तराखंड 2024 में यूसीसी लागू हुआ है उत्तराखंड में। तो कौन से आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल नंबर 44। सबसे पहला स्टेट बन गया उत्तराखंड जहाँ पे यूसीसी लागू किया गया है। ठीक है, तो यूसीसी का जो जिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया है टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके लिए जो है आपका जो इनिशिएटिव चलाया गया था, रिलेटेड एक्शन जो स्कीम चलाई गई थी वो थी आपकी हिंदू कोड बिल 1956 में। सेकंड आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 में। ये दो आपके स्कीम्स चलाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। अगला आर्टिकल नंबर 45 के अंडर क्या दिया गया, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड कंप्लीट द एजेस ऑफ 6। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो 6 साल से नीचे के जो बच्चे हैं सरकार को उनकी तरफ से फ्री एजुकेशन, फ्री न्यूट्रिशन दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 45 के अंडर दिया गया है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने दो स्कीम चलाई गई थी। पहला इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, पहली स्कीम ये चलाई गई थी, कौन सी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम चलाई गई थी। सेकंड जो आपकी जो स्कीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चलाया गया था। अगर आप न्यूज़ में आपको पता होगा कि ये जो चलाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्कीम भी चलाई गई थी। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 48 में क्या दिया गया है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मॉडर्न साइंटिफिक लाइन। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 48 के अंतर्गत दिया है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस। इसका जिक्र आर्टिकल 48 के अंतर्गत दिया है। इसके लिए तीन इनिशिएटिव चलाए गए थे। कौन कौन से, पहला NAM, ठीक है, ई-नेम चलाया गया था। सेकंड सॉयल हेल्थ कार्ड चलाया गया था। अगला कुसुम स्कीम तो बहुत, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कुसुम स्कीम कैसी है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 48A, आर्टिकल नंबर 48A, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने, सेफगार्ड करने के लिए आर्टिकल नंबर 48A के अंदर क्लॉज में दिया गया है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से 3 इनिशिएटिव और चलाए गए थे। कौन कौन से, पहला आपने पढ़ा होगा कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कभी कभी, अगर ठीक है इनिशिएटिव के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट
कौन से ईयर में आया था, कब चलाया गया था, तो ये 1927 में चलाया गया था। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में आया था। ये तो इतनी बार पूछा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कि इनफाइनाइट टाइम्स आप कोई सा भी पेपर उठाओगे, ठीक है, एसएससी, रेलवे, देन अदर गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें आपको दिख जाएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम्स अंडर। ठीक है। कब चला, किस ईयर आया था, 1972 में, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में चलाया गया था। ठीक है। तो आपका अगर आपसे पूछें कि आपका जो इन्वायरमेंट, इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो जो आपका आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 48A। फॉर कौन सा, आर्टिकल नंबर 48A है। ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री के लिए कौन सा आर्टिकल है, 48, और 48A में है आपका फॉरेस्ट को प्रोवाइड, मतलब सेफगार्ड करना, वाइल्ड लाइफ जितने भी है उसको प्रोटेक्ट करना। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अगला है आपके पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है 49। आर्टिकल नंबर 49 भी इम्पॉर्टेंट है। 49 क्यों इम्पॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, जो जितने भी इंडिया में मॉन्यूमेंट है, प्लेसेस है, ठीक है, हिस्टोरिक प्लेसेस है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल नंबर 49 के अंतर्गत दिया गया है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी द नेशनल इम्पोर्टेंस। इसको नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल नंबर 49 है। इसके लिए अगर देखें यहाँ पर इनिशिएटिव नेशनल हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन एक्ट 1966 में चलाया गया था। कोई सा भी इनमें से आपका एक्ट पूछ सकता है कि नेशनल हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन एक्ट कब चलाया गया था, 1966 में। एंटिक्स आर्ट एंड ट्रेजर एक्ट 1972 में चलाया गया था। और अगर आपको याद होगा कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी चलाया गया था। ठीक है। तो ये दोनों चलाए गए थे। क्लियर हुआ। 50 में क्या दिया गया, आर्टिकल नंबर 50 के अंडर क्या दिया है, टू सेपरेट द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत दिया है कि दोनों अलग अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट दोनों अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। ये आर्टिकल 40 में आर्टिकल नंबर 50 कहता है। डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 50 कहता है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है। क्लियर हुआ। इसके लिए अगर बात करते हैं तो आपके जो है केशवानंद भारती जो है, उन्होंने एक केस चलाया था स्टेट ऑफ केरला 1973 में, 1973 में। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो। आर्टिकल नंबर 51 जो कि लास्ट आर्टिकल है आपका डीपीएसपी का, 36 से शुरू होता है और 51 तक एंड होता है। क्लियर हुआ। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्टिस, ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन। ये डायरेक्ट पूछ देता है आपसे कि इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 51 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है, 51 में दिया गया है। बात करते हैं इसके रिलेटेड एक्शन की, तो नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया गया था और पंचशील डॉक्ट्राइन, ठीक है, और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है। कौन सा, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो 3 ये चलाए गए थे। पहला नॉन अलाइन मूवमेंट, देन पंचशील डॉक्ट्राइन, सेकंड, थर्ड है आपका यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। सबको क्लियर हुआ। तो ये आर्टिकल 51 में दिया गया है। ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर दिया गया है अमेंड। सबसे पहले अमेंड ऑफ डीपीएसपी की बात करते हैं। पहली बार जो अमेंड था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो देखते हैं। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1976 में। ठीक है। किस किस आर्टिकल में, सब्जेक्ट मैटर में हुआ था, ये सब्जेक्ट मैटर और ये आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 39 की बात करते हैं, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 39A हो गया, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, प्रोवाइड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39A के अंडर दिया गया है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43A की, टू टेक स्टेप्स सिक्योर पार्टिसिपेशन वर्कर एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। मतलब किसी भी कोई वर्कर किसी भी मैनेजमेंट और इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करता है, सिक्योर कर सकता है। तो ये 43A में दिया गया है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 48A की, टू प्रोटेक्ट, इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये आपके आर्टिकल थे और ये आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर दिया है। तो सबसे पहले जो अमेंड हुआ था डीपीएस में वो आर्टिकल नंबर जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में। ठीक है। क्लियर हुआ सबको। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
आगे चलते हैं, अगला देखेंगे यहाँ पर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो आपका जो 44वां संशोधन था 1978 में जो आपका अमेंडमेंट हुआ था, वो कौन से आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 में जो है ये अमेंड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंडर, टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट मैटर दिया गया कि क्या सब्जेक्ट मैटर था आर्टिकल नंबर 38 के अंतर्गत, तो टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। सबको क्लियर हुआ? और ये जो आपका आर्टिकल नंबर 38 कब अमेंड किया गया था? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, अगला देखेंगे 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में। ठीक है, उसमें आर्टिकल नंबर 45 को अमेंड किया गया था। क्यों अमेंड किया गया था? दिस अमेंड एक्ट हैज चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल नंबर 45, मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A to amend directive require the state and provide early child care education एज ऑफ 6 ईयर, मतलब 6 साल से नीचे के बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाएगी सरकार के तरफ से। ठीक है, और ये आर्टिकल 21A में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका अमेंड हुआ था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। सबको क्लियर हुआ? अगला जो है 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011। 96 अमेंडमेंट जो 97th जो अमेंडमेंट है, 97th अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 2011 में, इसमें कौन सा आर्टिकल को अमेंड किया गया? आर्टिकल नंबर 43B। क्यों? क्या सब्जेक्ट मैटर है? इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर डायरेक्ट पूछे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप याद रखना सीधा क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर पूछा जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस आर्टिकल में है, तो 43B में दिया गया है। ठीक है, जिक्र इसका 43B में किया गया। क्लियर हुआ सबको? आगे देखते हैं यहाँ पर डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का डिस्टिंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, दीज आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिटेड स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। यहाँ पर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, दीज आर पॉजिटिव, दे रिक्वायर स्टेट डू सर्टेन थिंग्स। अगला पॉइंट है, डिफरेंस दिया है डीपीएसपी और एफआर का। ये आपका जस्टिसेबल नेचर का है और ये आपका नॉन जस्टिसेबल नेचर का है, तो ये भी ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट का एम क्या है? इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, इसका जो एम है, फंडामेंटल राइट्स का जो एम था, वो एम था इस्टेब्लिश द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेसी इन द कंट्री। लेकिन जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका जो एम है, वो एम है द एम टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेसी इन द कंट्री। दो वर्ड का फ़र्क है क्या? स्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और यहाँ पर है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। क्लियर हुआ? अगला चौथा पॉइंट डिफरेंस है, दीज हैव लीगल सैंक्शन और दे हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन। ये आपका लीगल सैंक्शन है और ये आपका मॉरल और पॉलिटिकल है। क्लियर हुआ? ये अगला फिफ्थ पॉइंट डिफरेंस है, दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। जो फंडामेंटल राइट है, ये आपका इंडिविजुअल प्रमोट करता है। ठीक है, इंडिविजुअल क्या करता है? वेलफेयर प्रमोट करता है। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, हैंस दे आर पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक। लेकिन जो आपका डीपीएसपी है, ये आपका कम्युनिटी को प्रमोट करता है। दैट मीन्स दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। क्या बोला मैंने? फिफ्थ जो डिफरेंस है एफआर और डीपीएसपी में, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, हैंस दे आर सोशलियन एंड सोशलिस्ट। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस था फंडामेंटल एंड डीपीएसपी। अगर आपसे कल के डेट में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का अगर डिफरेंस पूछता है, तो ये आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, 3 तो आपको रखने ही रखना है। पहला नेचर याद रखना है, वेलफेयर याद रखना है और दूसरा आपका ये एम याद रखना है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या फैक्टर था, क्या इससे इन्फ्लुएंस था डीपीएसपी, वो देखेंगे। जो आइडिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गोल, वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से आपका इंस्ट्रक्शन लिया गया है डीपीएसपी का। क्लियर हुआ? डिवीज़न ऑफ राइट्स एंड इंडिविजुअल इन 2 पार्ट। 2 कैटेगरी में डिवीज़न ऑफ राइट्स को 2 भाग में बांटा गया है।
किस किस में, जस्टिसेबल और जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट है आपका, और नॉन जस्टिसेबल है ये आपका डीपीएसपी है। और किसके द्वारा ये रिकमेंड किया गया है, स्टार मार्क कर लो, जो ये रिकमेंडेड किया गया है BN राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। अगर आपसे पूछा है कल के डेट में क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, तो BN राव, ठीक है। और कहाँ से लिया गया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। और ये बेस्ड है सोशलिस्ट और गांधीयन एंड फिलॉसफी, ठीक है, याद रखना, बेस्ड ऑन सोशलिस्ट एंड गांधीयन फिलॉसफीज, ठीक है, क्लियर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसा है, फंडामेंटल राइट आपका जो है वो जस्टिसेबल है, और डीपीएसपी आपका नॉन जस्टिसेबल राइट है, ठीक है, और आपका पार्ट 4 में दिया गया है, क्लियर हुआ डीपीएसपी। और थर्ड पार्ट में क्या दिया गया, FR फंडामेंटल राइट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो चैप्टर है वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होता है यहाँ से, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये आपको पता है कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टोटल 11। कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन सी है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, उसके बाद आप एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ are the obligation of Indian citizen. Fundamental duties are the obligation of Indian citizen to uphold the country unity, sovereignty and integrity. They also including respecting of national flag, ठीक है, and anthem and promoting the harmony among the citizen. ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मीनिंग है कि अपनी नेशनल फ्लैग को, एंथम को, प्रमोटिंग ऑफ हारमोनी को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। ये आपका ड्यूटीज़ है, कर्तव्य है आपका। इन जो आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनकी आपको रिस्पेक्ट करनी ही है, ठीक है। ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। सबको क्लियर हुआ? आप सब बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया आर एनश्राइन आर्टिकल नंबर 51A। जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है ये आपका किस आर्टिकल में दिया गया है, तो फंडामेंटल जो आपका ड्यूटी है आर्टिकल 51A में दिया गया है। किस में दिया गया है? आर्टिकल 51A में इसको एनश्राइन किया गया है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और किस अमेंडमेंट के थ्रू? पहले आप हमारे उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, 42वां जो संशोधन हुआ था, कौन सा? 42nd अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो हुआ था, उस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल नंबर 51A में आपका जोड़ा गया है किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, FD को, ठीक है। दे वर एडेड 42nd अमेंडमेंट 1976 outline the moral obligation all citizens have to promote spirit patriotism uphold the unity of the nation, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे, आगे देखेंगे और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करें। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सिंपल अगर वर्जन की बात करें, सिंप्लीफाइड वर्जन की बात करें, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बोलना है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। अभी एक एक करके सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। पहला आपको किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 51A में दिया गया है। 51A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र किया गया है, FD का जिक्र किया गया है, क्लियर हुआ। आर्टिकल नंबर 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला कब ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को? ऐड किया गया था जब आपका कौन सा 42nd अमेंडमेंट हुआ था। 42nd अमेंडमेंट हुआ था आपका 1976 में। उस टाइम पर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, क्लियर हुआ। आप सब बोलेंगे सर बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे सब लोग मेरे भाई, यहाँ पर आपकी ड्यूटीज़ दी हुई है 1 से 4 तक की। पहला आपकी 1 से 4 तक पढ़ेंगे, देन उसके बाद 5 से पढ़ेंगे, ठीक है। पहली ड्यूटीज़ है आपकी रिस्पेक्ट। किस चीज़ की रिस्पेक्ट? आपको संविधान की रिस्पेक्ट करनी है,
ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। देन नेशनल फ्लैग, आपका तिरंगा है, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है आपको। और नेशनल एंथम, जो आपका नेशनल एंथम है, जन गण मन अधिनायक, ये आपका जो है नेशनल एंथम, इसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी है। कौन कौन सी? संविधान की रिस्पेक्ट करनी है। पहले उसमें क्या दिया गया है? पहली ड्यूटीज है आपकी क्या है? पहली रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। क्लियर हुआ मेरे भाई सबको? अगली ड्यूटी, चेरिश ऑफ द आइडियल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। अगली ड्यूटी ये है, ठीक। थर्ड जो ड्यूटी है वो है आपका सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अफोल्ड करके रखना है आपको सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। थर्ड ड्यूटी आपकी है। ये कौन सी ड्यूटी है? थर्ड ड्यूटी, थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज है। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? डिफेंड द नेशन एंड सर्व दी व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, डिफेंड द नेशन एंड सर्व व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो नेशन को सर्व भी करना है, डिफेंड भी करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? आप बोला ये आपके 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। अब आगे की और फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं। 5 से 8 तक की फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ 5वीं है आपकी, प्रमोट हार्मनी एंड रिन्यूएंस प्रैक्टिस अगेंस्ट द वुमेन डिग्निटी। ठीक है, महिलाओं की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, ये आपकी 5वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। छठी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो प्रिजर्व इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज है। जो इंडिया की जो जितनी भी कल्चरल हेरिटेज साइट है उसको प्रिजर्व करना, उसको बचाव करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं करना, एकदम बिल्कुल उसको प्रोटेक्ट करना, ये भी आपका उत्तरदायित्व बनता है। अब अगली है 7th आपकी, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, शो द कंपैशन ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनवायरनमेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको हानि ना पहुंचाना, लिविंग बींग्स को भी हानि ना पहुंचाना, ये आपका उत्तरदायित्व है। ये भी आपकी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्लियर हुआ सबको? अगली 8th फंडामेंटल ड्यूटी है आपका, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ऑफ ह्यूमनिज्म। ये साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को डेवलप करना, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आपका कर्तव्य है। ये आपकी 8वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। आगे देखते हैं आपकी 9 से 11। 9 से 11 आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। जितनी भी आपकी सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाना, उसको सेफ रखना, ये भी आपकी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आर्टिकल नंबर 51 में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। सबको क्लियर हुआ? अगली है 10वीं, स्ट्राइव द एक्सीलेंस ऑल एंडेवर्स। ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। लास्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटी है वो है आपका, एंश्योर द एजुकेशन चिल्ड्रन एज 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स जो आपके गार्जियन हैं, उनको ज़रूरी है कि 6 से 14 साल तक आपके बच्चों की शिक्षा देना। क्लियर है? एजुकेशन प्रोवाइड कराना। सबको क्लियर हुआ? तो ये आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल नंबर 51A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है। क्लियर हुआ? आप सब बोलेंगे सब बिल्कुल क्लियर हुआ। अगला, कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये भी जानना जरूरी है ना, कि पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, कब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, वो हम कैसे इवोल्यूशन हुआ वो देखेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनली जो है आपका, अगर ओरिजिनली बात करते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिड नॉट कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज़। हाउ एट द नीड देर, क्या ज़रूरत पड़ी हमें, कैसे नेसेसिटी पड़ी हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़? जब आपका ऑपरेशन हुआ था, इंटरनल इमरजेंसी लगी थी आपकी 1975 से 1977 में, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि इन कॉपरेशन एंड इवोल्यूशन दीज आर ड्यूटी इंडिया, मतलब दायित्व होना चाहिए पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन जो है आपके इंडिया के। ठीक है, और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरवण सिंह कमेटी के थ्रू, सरदार सिंह सरवण कमेटी ने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वो किया था। ठीक है, क्लियर हुआ? 1976 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द सरदार सरवण सिंह कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके द्वारा रिकमेंडेड की गई? सरदार सरवण सिंह जो कमेटी है उनके द्वारा इन्होंने अपॉइंट किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया गया था सरदार सरवण सिंह कमेटी टू मेक द रिकमेंडेशन अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका 42nd अमेंडमेंट, जो आपका जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उस टाइम जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है, 51A में। ठीक है, तो ये चीज़ दे रखी है आपको कि जो आपका 42वां जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस टाइम आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर 51A में।
ये आपका। और किस कमेटी के थ्रू, तो कमेटी पूछता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है किस कमेटी के थ्रू जोड़ा गया था, तो सरदार रिकमेंडेशन पर, तो सरदार सरवंत सिंह कमेटी जो थी उन्होंने डिसाइड किया था। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है आपके स्क्रीन पर है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैंने अभी भी पढ़ा था पीछे, ठीक है, कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 में, इसमें ये बोला गया है कि आपकी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है 6 से 14 ईयर तक के स्टूडेंट को, ठीक है। दिस लिस्ट स्टडी ड्यूटीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बी कॉन्स्टेंट सिंस। क्लियर हुआ? तो ये संशोधन कब हुआ था? 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पर दिए हैं आपके फीचर्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर्स दिए हैं। यहाँ पर क्या क्या फीचर्स है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के? पहला फीचर्स आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पहला है कि ये जो है ना नॉन जस्टिसेबल है। जैसे आपका डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, उसी तरीके से आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपका नॉन जस्टिसेबल है। सेकेंड पॉइंट है आपका स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, और डायरेक्टिव नेचर का है। कैसा है? डायरेक्टिव नेचर का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? आप सब बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। दूसरा है कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन वैल्यू एंड मॉरल एंड सिविक। ये पॉइंट है आपके जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेराइव फ्रॉम वेरियस सोर्स दे रखे हैं, ड्यूटीज़ ड्रॉ द इंस्पिरेशन ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत यूनियन, थ्रू आउट द महात्मा गांधी, अदर एक्सेट्रा, ठीक। तो ये आपके फीचर्स है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। क्लियर हुआ? यहाँ पर देखेंगे सिग्निफिकेंस दे रखे हैं आपके, ठीक है। ये आपके कुछ सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। सिग्निफिकेंस कुछ नहीं, आपका प्रमोट सोशल वेलफेयर, प्रमोट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, मॉरल एथिक्स वैल्यू, ठीक है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोट सिविक एजुकेशनल कल्चर प्रमोशन, हार्मोनाइजेशन ऑफ राइट्स, प्रमोट पीपल ऑफ पार्टिसिपेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मॉरल एथिक्स होना चाहिए। तो ये आपके सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें 4-5 इन्फॉर्मेशन मेन है। कौन कौन सी? कि किस आर्टिकल में आता है, ठीक है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कब अमेंड हुआ था, कब जोड़ा गया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। क्लियर हुआ? आप सब बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, ठीक है, इस वीडियोज़ में। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और PDF डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी के लिए जय हिंद।